So Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IAS. Let us start our current affairs session with the practice question. पहला question, Al-Baruni observation on Indian society includes which of the following? He notes the rigid caste system and its impact on the Indian warfare. He commented on lack of systematic historical recording among Indians. And third, he praised Indian scientific advancement in mathematics and astronomy. उन्होंने कठोर जाति व्यवस्था और भारतीय युद्ध पर उसके प्रभाव का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीयों में व्यवस्थित ऐतिहासिक अभिलेख के अभाव की टिप्पणी की। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान में भारतीय वैज्ञानिक प्रगति की प्रशंसा की। कौन कौन सा सही है? तीनों सही है। अंजलि आपका? अच्छा, कल क्लास नहीं थी, ठीक है। तीनों ही कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि तीनों ही सही है कि ही वॉज वेरी मच क्रिटिकल अबाउट द कास्ट सिस्टम। अलबरूनी का ये मानना था कि पूरा इंडिया जितना युद्ध हारता है वो कास्ट सिस्टम के ही कारण है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसिज्म किया हायरार्की जो सिस्टम है, जो टेंडेंसी है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों को मिथ में ज़्यादा बिलीफ होता है, हिस्ट्री में बिलीफ नहीं होता है। लोगों को लिखने की आदत नहीं है, ठीक है। तो जो चीज़ें सुनते हैं वही उसको वो सही मानते हैं। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, थर्ड करेक्ट, क्योंकि उनको लगता था कि ऑलरेडी काफ़ी अचीवमेंट है इंडिया का। आर्यभट्ट का भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। काफ़ी पुराने जो भी चरक हैं, चरक संहिता है, ये सब चीज़ों का उन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया और बहुत लर्न भी किया था, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी डी। ए 1, 2 and 3 ऑल आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the El Nino and La Nina, consider following statement. El Nino leads to weakening of the trade wind, causing warm water to move eastward toward the South America. ठीक है। La Nina result in the stronger than normal trade wind, causing colder water to upwell along the coast of Peru. Third, El Nino is associated with the higher than normal rainfall in India, while the La Nina leads to drought condition in India. Fourth, El Nino southern oscillation cycle can influence global weather patterns such as hurricanes, cyclones and monsoon. अल नीना और ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि अल नीना के कारण व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी पूर्व की ओर दक्षिण अमेरिका की ओर बढ़ने लगता है। दूसरा है ला नीना परिणाम स्वरूप सामान्य से अधिक तेज व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जिसके कारण पेरू के तट पर ठंडी पानी ऊपर उठता है। थर्ड, अल नीनो भारत में सामान्य से अधिक वर्षा से जुड़ा है, जबकि ला नीना भारत में सूखे की स्थिति पैदा करता है। लास्ट, अल नीना दक्षिण दोलन चक्र, वैश्विक मौसम पैटर्न जैसे तूफान, चक्रवात और मानसून को प्रभावित कर सकता है। कौन कौन से सही लग रहे हैं? स्टेटमेंट 1, अल नीना लीड्स टू वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स कॉजिंग वार्म वाटर टू मूव ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द साउदर्न अमेरिका। अब हमें साउदर्न अमेरिका ये सब नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए पेरू साउथ अमेरिका में है। वहां पे जब कोल्ड वार्म वाटर से रिप्लेस हो जाएगा तो वो कंडीशन में क्या होगा? अल नीना का कंडीशन बनेगा। नॉर्मल क्या हो, ठंडा पानी सबको अच्छा लगता है, गर्म पानी है सबको दिक्कत है, ठीक है। तो सिर्फ आप दिमाग में इतना बैठाइए कि जो पेरुवन जो कोस्ट है वहां पे कोल्ड वाटर अगर वार्म वाटर से रिप्लेस आ जाएगा तो दिक्कत है, ठीक है। यही है, अगर इतना दिमाग में बैठ गया तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। बाकी का प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर टेम्परेचर का इक्वेशन तो बैठता रहेगा। अगर इतना क्लियरिटी है तो इतने से क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहला क्या लग रहा है? सही है। गर्म वाटर तभी तो जाएगा, रिप्लेस करेगा, तो पहला सही है। दूसरा, ला नीना रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल ट्रेड विंड। स्ट्रॉन्गर रहेगा तभी तो बारिश ज्यादा आती है। ला नीना का कंडीशन में बारिश ज्यादा होगा, और ला नीना का कंडीशन जब रहेगा तो हमारे वहां जो मानसून है वो नॉर्मल से ज्यादा आता है, तो ये भी सही है। एल नीना इज एसोसिएटेड विद हायर देन नॉर्मल रेनफॉल, ये उल्टा बोल रहा है तो ये गलत हो गया, तो दिस इज इनकरेक्ट। अल नीना साउदर्न ऑसिलेशंस साइकिल कैन इन्फ्लुएंस ग्लोबल वेदर पैटर्न, तो अगर
टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज होगा तो ग्लोबल जो पैटर्न है वो चेंज होगा, डिप्रेशन जल्दी जल्दी फॉर्म होगा, डिप्रेशन फॉर्म होगा तो हरिकेन एंड साइक्लोन जैसी चीज़ें फॉर्म होंगी। तो ये भी सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, 2 एंड 4, ओनली 3। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नहीं होगा, मैच द फॉलोइंग कंट्रीज विद देयर कैपिटल। कल पढ़े थे ये सब चीजें, काफी न्यूज में थी। अंगोला न्यूज में था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो न्यूज में था, युगांडा न्यूज में था, रवांडा न्यूज में था। अब मैच कराना है। अंगोला का कैपिटल क्या था? अंगोला का सबसे इजी इसमें से कौन सा याद आ जा रहा है? युगांडा। युगांडा का क्या था? कंपाला। सबका सही है, युगांडा कंपाला। आपको क्या याद आ रहा है? कई दिन तो हम लोग न्यूज ये मैप निकालते हैं, कौन सा आपको याद आ रहा है? 4 का बी, रवांडा किगाली। आपको अंजलि, आपको श्रेय? सेकंड का सी, गुड। हो गया आपका? युगांडा का कंपाला हो जाएगा एंड अंगोला बचा लुआंडा। कल हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आ रहा है 4, प्लीज 1 का 4, 1D एंड किस में है 1D? सिर्फ एक ही में है तो यही सही हो गया। एक अगर सही करा लिया तो एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। रवांडा अगर एलिमिनेट ये मैच करा लिया होता 4 का बी, 4 का बी किस में है? सिर्फ इसी में है तो भी आंसर आ जाता। किगाली तो कल पढ़ रहे थे ना कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल है किगाली प्रोटोकॉल है, तो भी याद हो गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डिक्लेरेशन रिलेटेड टू द ह्यूमन राइट्स। पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, सेकंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, थर्ड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट द टॉर्चर, फोर्थ Convention on Elimination of All Form of the Discrimination Against Women. How many of the above explicitly prohibit torture and inhuman treatment? मानव अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संधियों को और घोषणाओं पर विचार करें। पहला है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा, सेकंड नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, एंड फोर्थ महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर कन्वेंशन। तो एक्सप्लिसिटली एकदम मेंशन हो। हाँ, टॉर्चर पहला बात तो ये तो एकदम सही हो गया, ये तो साफ टॉर्चर पे तो वो तो होगा ही, ठीक है। बचा 3 में देखना है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स किससे रिलेटेड है? ह्यूमन राइट्स में क्या होता है? सिविल वार हो गया, किसी लोकल माइनॉरिटी को परेशान करे, वही सब होता है ह्यूमन राइट्स में। तो कहीं ना कहीं जब आप दंगे करेंगे अपने जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ तो वो तो टॉर्चर में ही तो आएगा। एक जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी पे अगर टॉर्चर करेगा, अटैक करेगा तो एक तरीके से टॉर्चर है। बाई एनी वे मेंटली आप एक छोटा सा कम्युनिटी है चारों तरफ से उसको घेर लें, मेंटल टॉर्चर तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर कट है। इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। देखिए सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में होता है कि जैसे कि मैं अगर सत्ता में आ जाऊं, मेरे जितने भी अपोनेंट्स हैं सबको जेल में डालना स्टार्ट करूं, होता है ना ये सिविल राइट्स। अभी हम लोग देख रहे हैं कई कंट्रीज में, टर्की में भी हम कल पढ़ रहे थे कुछ केसेस था अपोजिशन को, रशिया में ये केस है, तो कहीं ना कहीं ये भी वो करेगा। देखिए एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ जो वीमेन है, यहाँ पे जो बात होगी वो होगी कि उनको आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि वीमेन्स के खिलाफ कहीं खुल्लम खाल ये दंगा हो, ये नहीं होता है। ऐसा तो किसी भी कंट्री में आपने नहीं सुना होगा। होता है किसी कम्युनिटी के खिलाफ होता है, उसमें वीमेन्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन केवल वीमेन्स को टारगेट करके ऐसा नहीं है कि एक दंगा, क्योंकि हाफ ऑफ द
पॉपुलेशन हमेशा वीमेंस होता है, फैमिली का भी, हर एक फैमिली का हाफ पार्ट हमेशा वीमेंस होगा। किसी भी आप देखिएगा वीमेंस के खिलाफ आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। हर रिलीजन में आधा वीमेन होंगी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट्स की बात होगी वहाँ पे होगा कि उनका प्रेजेंटेशन जॉब में कितना है, एजुकेशन में कितना है, ठीक है, किस तरीके से आप कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो यहाँ एक्सप्लिसिटली नहीं है। वैसे आप वीमेंस के खिलाफ जितना भी क्राइम होता है, मेंटल टॉर्चर तो होता ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कन्वेंशन है वो मेनली राइट की बात करता है कि ये राइट उनको देना है। वोटिंग का राइट हो गया, पहले ये लोग एडवोकेसी करते थे, अभी एजुकेशन का राइट करते हैं, अभी फ्रीडम ऑफ घूमने का जो होता है, मूवमेंट का होता है, ये सब चीज, कपड़े पहनने का है, ये सब अधिकार किस में आएगा, इसमें आएगा। तो ये एक्सप्लिसिटली नहीं है, लेकिन इन तीनों में एक्सप्लिसिटली है, तो द आंसर विल बी सी। क्लियर? With reference to the graphic processing unit, consider the following statement. Graphic processing unit are widely used in artificial intelligence and deep learning applications. Second, the first commercial successful GPU was introduced by the Intel in late 1970s. कौन सा सही है? Graphics processing unit AI में यूज होता है, क्योंकि जो इमेज है, अभी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था कि हम लोग गेमिंग में स्टार्ट करते थे। गेमिंग में पिक्चर लगता था, पिक्चर्स को जल्दी जल्दी आपको सेट करना होता है, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लार्ज नंबर ऑफ द डेटा हमें कलेक्ट करना होता है, जो इंजन होता है उसको सिखाना होता है, उसमें भी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो तो सही है। दूसरा, सेकेंड, अभी तो ईमेल का खोज नहीं हुआ था 1970s में, मोदी जी लिख लिए थे ईमेल बहुत पहले, लेकिन खोज बाद में हुआ था, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। यहाँ से ये आप देख सकते हैं 1970 बहुत पहले की बात है। वहाँ पे ग्राफिक्स कैसे आएगा जब अभी आप नॉर्मल जो वेब पोर्टल है वही नहीं आ पाया। जितने भी चीज़ें 1999 के बाद से स्टार्ट हुई थी। एनवीडिया पहला जो कंपनी था उसने प्रॉपर तरीके से इसका स्टार्ट किया था, ठीक। एनवीडिया, NVIDIA, एनवीडिया, अभी भी वो डिफरेंट जो हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे ये गलत है, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 only, ठीक है। जीपीयू क्लियर हो रहा है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। हु won the Ramnath Goenka Excellence Journalism Award 2025 in the Politics and Government कैटेगरी? कल पढ़े थे, कौन सा? बी, मैत्री पोरेचा। कितने लोगों को लग रहा है बी? कल जाके पढ़ाई किया था? ये मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन दिखाया था कि ये कल घर पे जाके आप लोग पढ़ लीजिए, श्रेया ने पढ़ा हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। सी इज फ्रॉम द हिंदू के ग्रुप की हैं, तो इसीलिए इन्होंने पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है। जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था तो उसको काफी अच्छे से इन्होंने कवर किया था। मेंस का आंसर लिखा है? कितने लोगों ने लिखा? अच्छा लिखा है। आप लोगों का कॉपी पड़ा है, मैं आजकल में चेक करूंगा। वो जो हमारा हमने दिया है मॉडल, आप उस पर लिखिए, आप भी लिखिए उस पर, ठीक है। आप लिख रहे हैं यहाँ का आंसर, एडवर्टाइजमेंट कहीं और का कर रहे हैं आप। अभ्यास, अच्छा ज़्यादा निकाल लिया है। कितना निकाला है आपने? कितना? तब तो आपका तो पूरा उसी में यूज होगा। चलिए तब आप लिखेंगे आप लोग, लेकिन आप जो हमने मॉडल दिया है उसको आप लोग प्रिंट आउट करके लिखिएगा, ठीक है। क्लियर? कल का आपने नहीं लिखा, बस श्रेया एंड आदित्य ने लिखा। आप लोगों ने आज, आप तो कल आई नहीं थी। पूजा, आप? क्वेश्चन है, एनालाइज द स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड सिक्योरिटी चैलेंज एसोसिएटेड विद द इंक्रीजिंग यूज ऑफ यूएवीज इन मॉडर्न वॉरफेयर। कल किसी पे डिस्कशन किया था? यूएवीज क्या था? ड्रोन था, ठीक है। ड्रोन का यहाँ पे कहाँ से पूछा है? एडवांटेज पूछा है, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड सिक्योरिटी चैलेंज पूछा है। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में क्या आएगा? स्ट्रेटेजी बनाने में जो चीजें होती है, स्ट्रेटेजी एक देश दूसरे देश के खिलाफ बनाता है, तो कहाँ पे बनाएगा कि युद्ध कैसे करना है, ठीक है। युद्ध का तरीका जो हो टोटल स्ट्रेटेजी पे ही बेस्ड होगा। तो कहीं ना कहीं हम जो, अब क्या कल मैं डिस्कस कर रहा था कि युद्ध में क्या होता है, खबर लेना होता है कि आर्मी किस रास्ते से आ रही है, कहाँ छुपी है, कहाँ पे वेपन्स है, यही सब होगा ना।
ये पहले आप लोग भेजिए तो खतरा होता था, मिलिट्री को मार दिया, अब चुपके से उड़ता हुआ जाएगा कबूतर बन के और लेके आएगा, छोटा सा कैमरा लगा होगा। तो इसको रिकनेसांस कहते हैं, ठीक है, कि चोरी से जाके खबर लेके आना। तो उसमें ड्रोन काफ़ी काम आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप डिफ़िकल्ट एरिया में जो टफ टेरेन होते हैं, जैसे बॉर्डर एरिया पे देखिएगा बहुत ज़्यादा हाई हिल्स होगा, फिर नदियाँ होंगी, नदियों के बगल में काफ़ी जंगल्स होंगे, वहाँ पे मैन के द्वारा बॉर्डर का जो पेट्रोलिंग होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। ह्यूमन की एक हमारा है ना एक लिमिटेशन, रात में हमें करना हो नहीं हो पाएगा, दिक्कत होता है, वो सब में क्या काम आएगा, ड्रोन का यूज होगा। छोटी छोटी चीज़ें जो बॉर्डर पे होती हैं, कैटल स्मगलिंग होता है, लोग पशु इस एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे चोरी करते हैं, ये सब करते हैं। ड्रग्स स्मगलिंग होता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम क्या ड्रोन का यूज कर सकते हैं। वैसे ड्रोन का यूज करके स्मगलिंग भी आजकल होने लगा है, लेकिन काउंटर हम लोग ड्रोन से कर सकते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी चैलेंज जो हो सकता है कि उधर से भी ये सब चीज़ें आएंगी, जब इधर से आ रही हैं तो हमारे पास काउंटर मेजर होना चाहिए कि अगर उधर से ड्रोन आ रहा है तो हम तो फाइटर जेट भेजेंगे नहीं मारने के लिए, क्योंकि वो कल ही पढ़ा था कि काफ़ी कॉस्टली होता है। आप 2000 4000 का ड्रोन मारने के लिए पूरा अपना सुखोई भेज दे रहे हैं, करोड़ों का बिकता है पूरा। आप देख रहे होंगे राफेल का काफ़ी बवाल चल रहा था कि राफेल इतने करोड़ में खरीदा, इस तरीके से सकोई भी काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, तो वो आप मेन पॉइंट पे रखेंगे कि मेन आपको करना है कि इनहेंस सर्विलांस एंड इंटेलिजेंस जो हम लोग बात कर रहे हैं। फिर यू हैव टू प्रिसाइज स्ट्राइकिंग एंड रिड्यूस कोलैटरल डैमेज। कोलैटरल डैमेज जैसे हम मारने गए तो पता चले हमारे भी तो वो मारेंगे, तो अगर आप खासकर ह्यूमन लाइफ की जो कैजुअलिटी होगी वो हम काफ़ी कुछ घटा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव इन मिलिट्री ऑपरेशन ये करना है, ठीक है, कि पहले आपको बहुत बड़े बड़े जेट खरीदने पड़ते थे, अब आपको नॉर्मल खिलौना खरीदना होगा, ठीक है। देन यू कैन गो विद द स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, ठीक है, एंड देन काउंटर टेररिज्म एंड एसिमेट्रिक वॉरफेयर। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। इंडिया को जो मेन दिक्कत है कि मानिए अगर यूएवीज हैं तो वहाँ पे क्या होगा, रिमोट से चलेगा, रिमोट में क्या होगा, प्रोग्रामिंग होगा, प्रोग्रामिंग कोई और भी तो हैक कर सकता है, पता चले हम उड़ा रहे हैं, वो हमारा हैक करके वो उड़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे ही खिलाफ हमारा ही हथियार यूज होगा। तो ये सब चीज़ों पे हमें साइबर सिक्योरिटी इंडिया का ऑलरेडी बहुत वीक है, हमें स्ट्रांग करने की जरूरत है। वे फॉरवर्ड में ये सब चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने कहा कि आप सुखोई को आप मारने के लिए मतलब नहीं भेजेंगे, ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तीसरी चीज़ है कि जीपीएस का जो नेटवर्किंग है ये हमारा और स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप किस तरीके से चीज़ों को लोकेट कर रहे हैं, तो ये आप ड्रोन में कहीं ना कहीं इनबिल्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। क्लियर हो रही है?